लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही कई मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा गठबंधन किस पर भारी है, किस गठबंधन में नई नई पार्टियां शामिल हो रही है, किस गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टियां प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। तो चलिए पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, जिसका मकसद है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों को अभी कई सारे पापड़ बेलने होंगे। विपक्षी पार्टियों को भली भांति पता है कि देश की वर्तमान राजनीति में नरेंद्र मोदी को चुनौती कोई एक पार्टी नहीं दे सकता है। मुख्य विपक्षी तौर पर अगर बात करें तो कांग्रेस है, नरेंद्र मोदी को फिलहाल टक्कर देने की रेस में भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अब उन तमाम छोटे और बड़े दलों को अपने साथ लेकर के नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन के अनुसार नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अब हर लोकसभा सीट पर 16 से ज्यादा जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनमें से किसी एक ही पार्टी के एक ही नेता को टिकट देने की तैयारी में है। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में, जहां जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जदयू के कई सारे नेताओं ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में देख रही है। लेकिन वही अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और को प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद नहीं करती है। ऐसे में अब गठबंधन में शामिल पार्टियों को यह तय करना है कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में खड़ा करती है या नहीं। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में एक बड़ी चुनौती है और एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी देखा जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं करती है तो क्या जदयू कुछ दूसरा रास्ता भी अख्तियार कर सकती है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इंडिया गठबंधन के ऊपर जदयू प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी भी नाराज चल रही है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही ममता बनर्जी मुंबई से कोलकाता के लिए रवाना हो गई और टीएमसी के कई सारे नेता भी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी मानती है। एक तरह से यह माना जाए तो इंडिया गठबंधन के ऊपर ममता बनर्जी का ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है। इंडिया गठबंधन में मुख्य पार्टी जो है वो है कांग्रेस, और वो राहुल गांधी के अलावा किसी और नेताओं को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद नहीं करती है। और प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में राहुल गांधी को लेकर के कांग्रेस के कई नेता खुल करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य चेहरा के रूप में दिख रही है। ऐसे में भी यह देखा जाएगा कि क्या आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से एक्टिव है या उसमें कोई बिखराव की स्थिति होने वाली है। वही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में बीजेपी से अलग होकर के जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने को लेकर के वो कई बार कह चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। लेकिन जो बिहार की राजनीति को करीबी से जानते हैं और देखते हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर पिछले 17 साल से बने हुए हैं। कभी वो राजद के साथ तो कभी वो बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लेते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जदयू चाहे बीजेपी के साथ हो या राजद के साथ हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनते हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में करीब 36 दल शामिल हैं और इंडिया गठबंधन में 16 से बढ़कर के करीब 26 दल शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर के एनडीए में कोई अलग राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर तमाम पार्टियां सहमत हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा अपनी पार्टी के किसी नेताओं तक का नाम तक नहीं लेते हैं। अभी हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई और वह कांग्रेस जीत गई। 2024 में लोकसभा चुनाव होने से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कर्नाटक में गलती को सुधार करते हुए अब बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अब सेमीफाइनल के रूप में देख रही है। कर्नाटक जैसे राज्य में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब जो बड़ी खबर एनडीए गठबंधन के लिए है वो अब एचडी देवगौड़ा और कुमार स्वामी की पार्टी जेडीएस अब एनडीए के साथ आ गई है। सूत्रों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी के साथ गठबंधन करके जेडीएस करीब 4 लोकसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी को उतार सकता है। अब कर्नाटक में जेडीएस जैसी पार्टियों के साथ बीजेपी का गठबंधन होना एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। कर्नाटक में अब जेडीएस जैसी पार्टियों का बीजेपी के साथ गठबंधन होना यह कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी थी। वहीं अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 80 लोकसभा सीट है, जहां पर बीजेपी काफी मजबूत दिख रही है।
फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती दोनों साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं कर सका। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती अलग हो चुके हैं और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने साफ कह दिया कि वो ना इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ हैं। यानी कि मायावती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो अकेली ही प्रत्याशी उतारेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी, मायावती और अखिलेश यादव तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 60 से 70 सीट भी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से नुकसान होने का डर सता रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जदयू के साथ चुनाव लड़ी थी और करीब 40 में से 39 सीट भाजपा गठबंधन जीती थी। लेकिन इस बार जदयू भाजपा से अलग है और बीजेपी अपने तमाम नई पार्टियों के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में उतरेगी, जिससे ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि बीजेपी 40 में से करीब 20 से 25 सीटें मिल सकती है। बिहार में बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ गठबंधन कर चुकी है। वहीं हाल ही में महागठबंधन छोड़ करके अलग हुए जीतन राम मांझी भी अब एनडीए के साथ आ चुकी है। लेकिन बिहार में जो मुख्य तौर पर देखा जाता है कि बिहार में जातिवाद वोटिंग होता है, जिसमें राजद में एम वाई समीकरण अच्छा खासा असर दिखाता है। एम वाई समीकरण मतलब होता है मुस्लिम और यादव। मुस्लिम और यादव में राजद की अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं जदयू में कुर्मी और दलित का भी अच्छा खासा पकड़ है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर लगभग हर राज्य में दिखा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसी राज्यों में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी जीत ली और अब तक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी ने 300 का आंकड़ा अपने बलबूते पार कर लिया था। इससे पहले 2014 में बीजेपी ने 282 सीटों पर कब्जा किया था। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद मोदी देश के तीसरे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब 105 सीटों पर 3 लाख से अधिक मतों का अंतर से जीत हासिल की थी। बिहार में 2014 में भी मोदी लहर था। 40 में से 22 सीटें अकेले बीजेपी को मिली थी। वहीं 6 सीटें सहयोगी दल रामविलास पार्टी की एलजेपी को मिली थी। एक और सहयोगी दल आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, वो भी 3 सीटें जीती थी। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए गठबंधन 31 सीटें जीती थी। उसी 2014 लोकसभा चुनाव में जदयू मात्र 2 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस 2 सीटों पर और लालू यादव के आरजेडी को 4 और एनसीपी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिर्फ सीटों में ही बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 2014 के मुकाबले 33% से भी अधिक वोट मिले। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 17.16 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन 2019 में यह आंकड़ा 33.45% बढ़ करके लगभग 22.90 करोड़ पार कर गया था। जिन राज्यों में भाजपा को सबसे अधिक वोट मिले वो था उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ 28 लाख वोट मिले, पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 30 लाख वोट मिले, मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 14 लाख मिले, गुजरात में 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 49 लाख से भी ज़्यादा वोट मिले। आपको बता दें कि 542 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुआ था 2019 में, जिसमें सबसे अधिक 303 सीटें भाजपा जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर 23 सीटों के साथ डीएमके और चौथे पर 22 सीटों के साथ टीएमसी और वाईएसआर कांग्रेस और 5वें नंबर पर 18 सीटों के साथ शिवसेना थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि तेलंगाना में बीजेपी ने 2019 में चौंका दिया था। तेलंगाना में करीब 17 लोकसभा सीटें और उसमें से करीब 4 लोकसभा सीटें बीजेपी अपने अकेले दम पर जीती थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल TRT को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।